Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the one-way slab. This is lecture 4 part 2a. Before beginning, let me give you a small introduction. I'm Piyush Sharma. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. स्लैब्स ना अपने आप में एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है अगर हम डिज़ाइन वाइज देखें, एनालिसिस वाइज देखें, बट एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है तो प्रॉपरली करनी है। कई बार क्या सिर्फ रटने जैसी स्थिति बनानी पड़ती है, उसको मैं अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बड़े न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा हर एक तरीके के, ताकि आपको एक एक चीज़ एकदम अच्छे से सटीक वे में एकदम बारीकी से याद हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा दैट इज़ व्हाट इज़ वन वे स्लैब। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, वन वे स्लैब is a slab that is either supported on two side, or if it is supported on four side then Ly by Lx has to be greater than 2. अब ये Ly Lx क्या है? They are basically the effective span. Effective span, not the clear span. Clear span तो face to face होता है. They are effective span. That's why I've mentioned it within the support as you can see in here. So जो शॉर्टर स्पैन उसको Lx से डिनोट करेंगे और लॉन्गर स्पैन को Ly से। तो जो इसका रेशियो आ रहा है Ly बाय Lx दैट इज 2. Okay, now as you can see Lx and Ly are effective span. अब आपका एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर Lx डिज़ाइन स्पैन है या फिर Ly डिज़ाइन स्पैन है? तो जो शॉर्टर स्पैन होता है ना, वो हमेशा स्लैब के केस में डिज़ाइन स्पैन बनेगा, यानी कि जो Lx है यानी कि छोटा वाला इफेक्टिव स्पैन है उसको हम डिज़ाइन स्पैन मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग मेन डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसा क्यों कि सर जो छोटा स्पैन है उसी को अपन ने इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना? फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एक स्लैब है, ये लॉन्गर स्पैन है, दिस इज शॉर्टर स्पैन। तो जो बेंडिंग मूवमेंट होगा दोनों साइड आएगा, ऐसा नहीं कि इस साइड ही आएगा, इस साइड भी एक बेंडिंग मूवमेंट आएगा, बट जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है वो शॉर्टर स्पैन पे पड़ेगा। तो लोड का मैक्सिमम इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मूवमेंट कहाँ आ रहा है? शॉर्टर स्पैन के अबाउट आ रहा है। शॉर्टर स्पैन ये रहा। अब इसको तुम 2D में देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा होगा, ये कैसे इसका बेंडिंग मूवमेंट बन रहा है, कुछ इस तरीके से। सो शॉर्टर स्पैन का जो लोड है वो लॉन्गर स्पैन से कहीं ज़्यादा है, तो उसके ऊपर मूवमेंट का इफेक्ट ज़्यादा हुआ, इसी वजह से हम Lx के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। यानी कि ले दे के बाद जो है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, क्या है वो कि वन वे स्लैब के अंदर या तो वो दो साइड पे ऊपर स्लैब जो है टिकी हुई है, और अगर वो स्लैब चार साइड में टिकी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो दो साइड हैं वो ज़्यादा लोड ले रही हैं। इनफैक्ट वी कैन से मोस्ट ऑफ द लोड रेजिस्टेड बाय टू साइड, यानी कि यहाँ पे जैसे शॉर्टर स्पैन है तो शॉर्टर स्पैन की जो साइड में होंगी, साइड सपोर्ट ऑफ शॉर्टर स्पैन, वो ज़्यादा पोर्शन ऑफ लोड ले रही होंगी एज कम्पेयर टू लॉन्गर साइड के सपोर्ट की बजाय। वहीं अगर आप बोले सर आपने ग्रेटर देन 2 की बोला, अगर लेस देन Ly बाय Lx लेस देन 2 हो जाए तो वो कहलाएगा टू वे स्लैब। ओके सर, बहुत बढ़िया है। अभी हम वन वे स्लैब को इन डिटेल अच्छे से देखते हैं। रियलिटी में देखा जाए तो एक स्लैब जो है वो एक ग्रिड के ऊपर होगी, यानी कि बीम्स के ऊपर होती है। ग्रिड कैसा, मतलब ऐसी चीज़ों को अपन ग्रिड कहते हैं ना, तो इसके ऊपर ये जो बनाए गए हैं ये बीम्स हैं, तो इन बीम्स के ऊपर टिकी होती है एक स्लैब। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइड में बीम है, बीम है, बीम है, बीम है। तो आप कैसे इस को डिसाइड करेंगे कि स्लैब वन वे है टू वे है? तो देखो यहाँ पे दो बार बीम आ गई, एक बीम ये रही, एक बीम ये रही, और एक बीम ये रही, 1 2 3 बीम्स हैं। तो हम ये एक अलग पैनल मानेंगे, यह पूरी की पूरी स्लैब है, ऐसा नहीं है, ये पूरी की पूरी स्लैब है। और ये वन जो मैंने लिखा है ये अपने आप में एक पैनल है, यानी कि अपने आप में एक स्लैब है, और जो टू पोर्शन है ये अपने आप में एक स्लैब है। तो इनका डिज़ाइन कैसे होगा? Ly बाई Lx, तो वन वाला जो है उसका Ly बाई Lx डालो 3/3 मीटर इफेक्टिव, यहाँ पे क्योंकि बीच में दिया है ना, तो ये क्या है, इफेक्टिव स्पैन है। सो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1,
तो ये तो लेस देन 2 हो गया सर, तो ये क्या हो गया 2 वे, यानी कि 1 जो है वो 2 वे के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा, और जो पैनल 2 है, पैनल 2 दैट इज 9/3, इट्स 3 ग्रेटर देन 2, वो 1 वे के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। यानी कि एक ही स्लैब को है पूरा स्लैब, बट छोटे छोटे पैनल को अलग अलग वे में डिज़ाइन करना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, जैसे कि यहाँ तो मैंने इफेक्टिव स्पैन बोला और दिखाया भी, कई बार कई क्वेश्चंस में इफेक्टिव की बजाय क्लियर स्पैन देते थे, जैसे कि यहाँ पे बीम का इनर से इनर, इनर टू इनर, तो ये क्या हो गया क्लियर स्पैन, तो यहाँ 3 मीटर क्लियर स्पैन है और 9 मीटर क्लियर स्पैन है। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ LY नहीं LY नॉट, यानी कि मेरे को अपने आप को बताने के लिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं कि LY नॉट लिखो, बस अपने आप को बताने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, जीरो लगाता है LY नॉट LX नॉट। तो इनका रेशियो भी ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि भाई इसका इफेक्टिव स्पैन कितना होगा, उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसको देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास वो कोई अदर जो इन्फॉर्मेशन है उस फॉर्मूले एब्सेंट है, तो मैं डायरेक्टली जो क्लियर स्पैन का रेशियो है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ 9/3 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ 1 वे स्लैब नाउ। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्टेप्स की 1 वे स्लैब के लिए, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। पहले देखो 1 मीटर ऑफ विड्थ ऑफ स्लैब इज कंसिडर्ड फॉर डिज़ाइन। सबसे पहले इजी सा काम करते हैं, क्योंकि स्लैब बहुत लंबी सी है, चौड़ी सी, तो अपन 1 मीटर को डिज़ाइन कर लेंगे, उसका कॉपी इधर और उसका कॉपी उधर क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो वो स्लैब हो जाएगी हमारी। ठीक है सर, आपने बात कह दी। यहाँ पे क्या है, अगर आप ऐसे देखो, यहाँ नीचे ये देखो, दिस इज़ अ शॉर्टर स्पैन और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, तो ये 1 वे स्लैब है, एंड दिस इज लॉन्गर स्पैन, तो ये शॉर्टर स्पैन है हमारा LX, यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन की बात हो रही है, एंड LY जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। नाउ तो मैंने कलर यूज़ किए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो हम मेन स्टील जैसे डालेंगे इसके अंदर, और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालेंगे, यानी कि एक स्टील जो कि डिज़ाइन स्पैन के पैरेलल होगी, यानी कि LX, दिस इज मेन बार, एंड the bars which are parallel to the longer effective span, that is distribution bar, these are LY. This is LX and this one is LY, and these are termed as distribution bars. जो ग्रीन में दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो ब्लू में है वो मेन स्टील है। अब सबसे पहले ये जब हम 2D बनाते हैं तो पता कैसे चलेगा सर कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तो उसी के दिखाने के लिए यहाँ पे ऊपर मैंने एक क्रॉस सेक्शन को, यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू बेटर रहेगा, क्रॉस सेक्शन नहीं, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की कोशिश की है, आपको अच्छे समझ में आए। तो नीचे हमेशा मेन स्टील देनी होती है जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सो ग्रीन में लिखा हुआ भी है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, दिस इज मेन स्टील। और इसको अगर हम साइड से देखें, यहाँ पे जहाँ पे मैं 1 मीटर लेने वाला हूँ, वहाँ पे देखोगे तो कैसा दिखेगा, इसकी नज़र से ऐसा दिखेगा कि ये जो ब्लू वाले हैं मेन स्टील है, मैंने मेन स्टील को ऐसा रख दिया, और इसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ग्रीन कलर की। तो अभी मैंने कहा 1 मीटर विड्थ ले लो, तो आप इसके अंदर ये 1 मीटर विड्थ ले लो और इसको डिज़ाइन करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कंसिडरेशन में लेते हैं स्लैब के अंदर। ओके, एक बार अभी मैंने आपको दिखाया था 1 वे बीम लिखा हुआ था, 1 वे बीम नहीं होती, 1 वे स्लैब ही होती है, बट इसका जो डिज़ाइन होता है ना वो एक यूनिट बीम की तरह ही होता है। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ इसका डिज़ाइन कैसे होता है, थोड़ा ये टाइम ले रहा है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है, होल्ड ऑन फॉर ए मिनट। ओके, नाउ ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने बिल्कुल एकदम प्रॉपर चीज़ बना के रखी हुई है यहाँ पे, कि डिज़ाइन इट एज अ बीम ऑफ 1000 mm विद एक्सयू लिमिटिंग फॉर मेन रीइंफोर्समेंट। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर 1 मीटर विड्थ ले ली, ठीक है सर आपने ले ली,
अपन ने उस साइड से ले भी ली जैसे मैंने दिखाया ऊपर। तो अब इसको डिज़ाइन कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है? तो हमारा कोड ये स्पेसिफाई करता है मेन स्टील के लिए, मेन रीइंफोर्समेंट के लिए आप इसको एक 1000 mm विड्थ की बीम की तरह डिज़ाइन कर डालो, जिसमें एक्सयू जो हो वो क्या हो, एक्सयू लिमिटिंग हो। देखा कितना आसान होगा, क्योंकि अब हमने बीम डिज़ाइन पढ़ा हुआ है सारा अच्छे से, तो अब हम इस चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं। और आपको पता है ये ब्लू कलर में मैंने बनाया था, ये क्या था, मेन स्टील था, तो इसके ऊपर क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। उसके लिए कोड ने अलग से फॉर्मूला स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए हमको मेन स्टील के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है और कोड का फॉर्मूला फॉलो अप करना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब यहाँ पे आपको पता चल गया इफेक्टिव डेप्थ डी है, और आपको ओवरऑल डेप्थ निकालनी, तो क्या करोगे, इफेक्टिव डेप्थ है। अब क्योंकि हमारे केस में ये इफेक्टिव डेप्थ जो है ये सेंटर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट से जा रहा है, तो इसमें मेन रीइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तभी तो आप एज ऑफ रीइंफोर्समेंट जाओगे, और एज ऑफ रीइंफोर्समेंट से एज तक क्या होता है, क्लियर कवर होता है। तो ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर माइनस मेन रीइंफोर्समेंट बाय 2 विल गिव अस द इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि ओवरऑल डेप्थ निकाल सकते हो एंड इफेक्टिव डेप्थ आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है सर, अब स्टेप्स कहते हैं। सबसे पहला है फाइंड इफेक्टिव डेप्थ यूजिंग क्लॉज 23.2.1। बिल्कुल जो हमने लिमिट्स ऑफ सर्विसेबिलिटी में पढ़ा था क्लॉज, वो वाला क्लॉज उठा के यूज करना है हमें स्लैब्स के लिए। कैसे, देखो, तो ये वो क्लॉज है जो हमने पिछले लेक्चर में देख रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज लेक्चर देखो लास्ट वाला, जिसके अंदर सर्विसेबिलिटी और क्रैकिंग की बात की गई है, और उस लेक्चर का नंबर है लेक्चर 3 पार्ट 5 L35, उसको ज़रूर देखें। अब हम वापस लौटने से पहले हमें याद रखना है कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस के लिए 7, 20, 26 ए वैल्यूज़ होती हैं, और 10 मीटर से ज़्यादा हो तो जो हमने पढ़ा था 10 डिवाइडेड बाय स्पैन करके मल्टीप्लाई बाय ए वैल्यू करके फाइनली वो स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो हो जाता है। ओके, नाउ वापस आते हैं। नाउ एज पर जो भी हमने एक क्लॉज देखा है, इसके अकॉर्डिंग स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ जो है दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू ए वैल्यू के बराबर। तो ए वैल्यू हमें पता है कोड से, हम यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ जो है डी उसको निकाल लेंगे, क्योंकि स्पैन हमें गिवन रहेगा। सो ये पार्ट 1 हो गया, हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली सर। अब जो भी लोड गिवन है हमको, एक्चुअल में स्लैब है, स्लैब के लिए लोड किस में गिवन होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, और जो भी लाइव लोड है, डेड लोड है, उसका टोटल लोड कर देंगे, यानी कि उसको फिर फैक्टर्ड भी कर लेंगे अगर अनफैक्टर्ड गिवन है तो, और उसके बाद उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे हमने किया है। अच्छा, अब हमने लोड निकाल लिया सर, इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली, हमें तो बीम डिज़ाइन करनी है जो कि 1000 mm विड्थ की हो। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ बीम सिंपली सपोर्टेड हो तो क्या होता है, WL²/8। अब यहाँ पे W क्या है, फैक्टर्ड लोड है, LX क्या है, डिज़ाइन स्पैन, इफेक्टिव डिज़ाइन स्पैन, यानी कि छोटा वाला स्लैब का स्पैन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो सिमिलरली डिज़ाइन शियर फोर्स क्या रहा होगा सर, WU × LX/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो लेंथ है उसको हमने इफेक्टिव स्पैन इन शॉर्टर डायरेक्शन लिया हुआ है, उससे हमको पता चल गया बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट एंड डिज़ाइन शेयर फोर्स फॉर द गिवन बीम सेक्शन। अब आपको वही बीम का फॉर्मूला लगाना है, QBD² = बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट। ये मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला है, और हम हर हाल में यहाँ XU को क्या लेंगे, XU लिमिटिंग लेंगे। उसके अकॉर्डिंग 1000 mm विड्थ की बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से एक D निकलेगा। एक D पहले मैंने सर्विसेबिलिटी से निकाल लिया, क्योंकि जितनी भी स्लैब हैं वो बीम के ऊपर रेस्ट कर रही होंगी, तो बीम का जो डिफ्लेक्शन है स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, उसके थ्रू 1000 mm की बीम मानी है, ये जो हमने ऊपर बनाई थी, उसके थ्रू हमने पहले इफेक्टिव डेप्थ निकाला, वो हो गई सर्विसेबिलिटी का अकॉर्डिंग, वो आया यहाँ पे सर्विसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आएगा। फिर अब हम यहाँ पे एज पर मोमेंट निकाल रहे हैं कि मोमेंट के अकॉर्डिंग स्पैन, ये जो इफेक्टिव डेप्थ है वो क्या आएगा इस गिवन पर्टिकुलर स्पैन के लिए।
ठीक है सर, अब हम चेक कर लेंगे जो हमने 1 में निकाला था वो ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो वो चेक हो गया। अब वो चेक पास हो जाएगा तो क्या करना है, मेन स्टील डिज़ाइन करनी है। कैसे डिज़ाइन करनी है, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इज 0.87 F बाई AST JD। JD क्या होता है, लीवर आर्म। ठीक है सर, रख देंगे। यहाँ से एरिया ऑफ मेन स्टील निकल जाएगा। ओके, एक तो या तो आप ये तरीका यूज़ कर लो, या एक ऑलरेडी गिवन तरीका है, फॉर्मूला है, इसको याद कर सकते हो। ये बड़ा फॉर्मूला होता है, इसको इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है कि मैं इसको यूज़ करूँगा। इससे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील वही निकल के आती है। यार इसी को तोड़ ताड़ के ही बनाया हुआ है, आप चिंता मत करो। सिर्फ इसमें यह है कि 0.5 FCK ओवर F बाई मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर इंटू BD। सीधे फॉर्मूला निकल के आएगा आपका कितनी स्टील यूज़ हो रही है टेंशन में। तो मैं इसको बार बार यूज़ करूँगा, सीधे रखते ही सारी वैल्यूज़ मिल जा रही हैं। इसलिए टिल नाउ वी हैव फॉलोड द स्टेप्स ऑफ बीम। देख रहे हो ना, अभी तक मैंने यही बोला था कि भाई 1000 mm की आप बीम डिज़ाइन कर रहे हो, इसलिए मैंने वो चीज़ रिमाइंड करके दोबारा से लिखी, आपकी इस बात को दिमाग में घुस जाए कि वी हैव डिजाइंड इट एज पर द बीम बट वी प्रोवाइड हियर द मेन स्टील इन फॉर्म ऑफ स्पेसिंग नॉट बाय नंबर। अब क्या है कि यहाँ पे हमने जो स्लैब देखी थी ऊपर, उसमें हमने 1000 mm का पोर्शन निकाल लिया था यहाँ से और कह दिया था इसको तुम डिज़ाइन कर दो। बट यहाँ पे आप जब बीम डिज़ाइन करते तो आप बोलते थे 4 बार्स देनी है, 5 बार्स देनी है, वो निकालते हैं। यहाँ पे वो मत निकालो, यहाँ पे निकालो स्पेसिंग, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे भी रिप्लिकेट होगी और इधर की साइड भी रिप्लिकेट होगी। सो व्हाट वुड बी बेटर फॉर अस टू प्रोवाइड स्पेसिंग ऑफ द बीम। तो हम यहाँ स्पेसिंग की फॉर्म में स्लैब में सेम चीज़ को डेजिग्नेट करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, पीयूष सर एक बात बताओ, बीम में तो हम 32 mm भी ले लेते, 25 mm भी ले लेते थे, यहाँ पे बार का मैक्सिमम डायामीटर कितना रखना है या मिनिमम कितना रखना है? स्लैब्स के केस में जो मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार है दैट जो है वो एज पर कोड इट इज जो डेप्थ है डिवाइडेड बाय 8, यानी कि ओवरऑल डेप्थ डिवाइडेड बाय 8 रहना चाहिए। सो इन जनरल ये देखा गया है कि आप कह सकते हो 170 mm के आसपास या 150 mm के आसपास ही ओवरऑल डेप्थ रहती है, तो उसका 1/8 करोगे ना, दैट वुड बी लेस देन 14 और समथिंग। तो जनरली स्लैब्स में 8 mm 10 mm और मैक्स टू मैक्स कहीं चले जाओ तो 12 mm बार्स यूज़ करनी, यानी कि 8 से कम मत यूज़ करना, 12 से ज़्यादा मत यूज़ करना। तो इन दिस वे यू विल बी वेल विद इन द लिमिट। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर स्पेसिंग कैसे निकालें? तो स्पेसिंग निकालने का जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ, मतलब अपन सबसे पहले कैसे करते हैं, अपन करते हैं सर एरिया ऑफ ईच बार इनटू नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंशन स्टील। यही बीम के अंदर अपन करते आए हैं, तो अपन इसी को करते हैं, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से। कैसे? आपने कह दिया जो 1000 mm की विड्थ है उसमें स्पेसिंग कर दी SV, तो वो क्या हो गया, 1000 में हर एक के बीच में स्पेसिंग है SV, तो उसकी वैल्यू की क्या मिलेगी आपको, नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ ईच बार, पाई बाय 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये क्या मिल गया, टेंशन स्टील मिल गया। इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिंग मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये तो हो गई मेन बार। अब तक आपने मेन बार डिजाइन कर दी है, यानी कि LX ये वाला था हमारे केस में और ये LY था, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस वाज LX। तो इसके पैरेलल जो भी मेन बार थी वो हमने अभी डिज़ाइन यहाँ पे कर दी है और उनकी स्पेसिंग भी हमें पता चल गई है। अब हम LY के लिए, यानी कि LY जो है ये वाला, इसके लिए यहाँ आने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखाई थी उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए कोड ने साफ बोला है, इफ इट इज Fe250 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड Fe415 एंड अबव के लिए 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आपको लेना है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, हो जाएगा काम। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट काम ये रह गया है कि स्लैब्स के अंदर जो ये मेन बार्स लगाई है इसकी स्पेसिंग जो है वो एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए पीयूष सर। पीयूष भाई बताओ क्या है? कोड के क्लॉज 26.3.3 में स्लैब्स के अंदर सेक्शन के अंदर उन्होंने बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट बार है दैट शेल नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ और ऑफ सॉलिड स्लैब, यानी कि सॉलिड स्लैब की जो इफेक्टिव डेप्थ है 3D उससे ज़्यादा ना हो और 300 mm से ज़्यादा ना हो। जो भी इनमें से छोटा होगा हम उसको लेंगे। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रीइंफोर्समेंट बार प्रोवाइडेड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर शेल नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सॉलिड स्लैब और 450 mm विच एवर इज स्मॉल। ये आप लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि सर कौन से क्लॉज से आपने 0.15% एंड 0.12% वाला कंसेप्ट उठाया, तो दिस इज द क्लॉज। वो मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिख दिया है। और जो मैंने ऊपर थोड़े से एक स्टेप पहले ही आपको मैक्सिमम डायमीटर के बारे में बताया था, वो क्लॉज ये रहा था, डायमीटर ऑफ reinforcing bar shall not exceed 1/8 of total thickness of slab। ठीक है सर, ये आ गया। मतलब अभी तक हमने बीम को ही डिजाइन किया है, सबसे पहले हमने उठाया। अब इसको सिंपल सिंपल फॉर्मूले की बजाय थोड़ा लॉजिक से समझो। सबसे पहले उठाया सर्विसेबिलिटी को, सर्विसेबिलिटी से उठा के इफेक्टिव डेप्थ निकाली स्लैब की जिसकी विड्थ है 1000 mm। सब कुछ ठीक है सर, चलने दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सर लाइव लोड डेड लोड कैलकुलेट कर लिया, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, उठाया उसको बीम के लिए डाल दिया। एक बीम है जो जिसकी विड्थ है 1000 mm, उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव डेप्थ डी आएगा। वो डी हमारे सर्विसेबिलिटी वाले डी से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, वो चेक कर लिया। ओके, अगर वो पास हो गया तो इसका मतलब बीम को डिज़ाइन करते हैं। बीम को डिज़ाइन किया तो मेन स्टील निकाल ली। सर मेन स्टील का आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दे रहे हो, बिल्कुल ये लो, ये रट लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, एक बार में निकल आएगा। इसमें यार जे और डी और वो सब करोगे ना थोड़ी दिक्कत रहती है, टाइम कंज्यूम होगा, इसको याद कर लो, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी हो गया। और इसके बाद अब बार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बार्स को स्पेसिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। यहाँ तक अभी तक हमने मेन स्टील देख ली है, और इसको चेक कर लेंगे कि इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो 3D से कम है या फिर 300 mm से कम है कि नहीं है। अच्छा सर, डिस्ट्रीब्यूशन बार तो यार अपन 0.15% और 0.12% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी निकाल लें, उनकी स्पेसिंग भी निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, उम्दा। अब आपने मूवमेंट से सारा चेक कर लिया, अब शेयर के लिए भी तो चेक करोगे। जो हमने बीम में शेयर का चेक लगाया था वही चेक यहाँ लगाऊंगा। यहाँ डिज़ाइन शेयर फोर्स क्या है, WU इंटू LX, LX है ना ये, डिवाइडेड बाई 2, तो टाउ वी क्या हो जाएगा, दिस डिज़ाइन शेयर फोर्स डिवाइडेड बाई BD। ठीक है सर, और क्या होना चाहिए, क्योंकि हम स्लैब्स के अंदर शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम स्लैब के अंदर शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, इसलिए जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है इसको कॉन्क्रीट की जो एबिलिटी है शेयर स्ट्रेस को कैरी करने की, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या गया हियर, चेक फॉर टाउ सी मैक्सिमम इज नॉट डन बिकॉज हियर शेयर रीइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। कोई चेक नहीं लगा रहे हम टाउ सी मैक्सिमम का स्लैब के अंदर, क्योंकि हमारा काम ही देखो, टाउ सी से जो चीज़ कम हो जाएगी वो चीज़ टाउ सी मैक्सिमम से तो कम होनी ही होनी है, तो सिंपली उसको चेक करने की क्या ज़रूरत है। और हमें सिर्फ यही चेक लगाना होता है कि हर हाल में टाउ सी यानी कॉन्क्रीट की शेयर कैरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए हमारा डिज़ाइन शेयर फोर्स का वैल्यू। तो स्लैब के अंदर कोई शेयर इन्फोर्समेंट नहीं है, मैंने अलग से लिखा है आप लोगों के लिए और उसको ब्रैकेट में भी डाल दिया, लिख लेना, दिमाग में भी घुसा लेना, कोई शेयर रीइंफोर्समेंट स्लैब में नहीं है। ठीक है सर, अगर चीज़ पास हो गई तो बहुत बढ़िया, और चीज़ फेल हो जाए तब क्या करना है, मतलब हमारा टाउ वी टाउ सी से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, तब हम जो डेप्थ है ना उसको इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसा करने का क्या फ़ायदा, देखो टाउ वी इज इक्वल्स टू व्यू बाई BD। अगर आपके डेप्थ को इंक्रीज़ कर दोगे आप, तो यहाँ इंक्रीज़ करोगे डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से आपका टाउ वी क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, तो तब तक बढ़ाते देंगे जब तक वो टाउ सी से कम ना हो जाए। तो ये तीसरा चेक हो गया इफेक्टिव डेप्थ का। ठीक है, अब यहाँ पे साथ साथ में हम एक मॉडिफिकेशन फैक्टर का भी चेक करते हैं। अभी मैं उसको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि आपको जब मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा तब आपको वो टेबल देख के, वो फिगर देख के एकदम क्लियर समझ में आएगा कि आप किस तरीके से चेक लगा रहे हो। तो आप यहाँ लिख तो लो कि आप मॉडिफिकेशन फैक्टर का चेक लगाते हो। अब आपने कह दिया सर शेयर चेक हो गया, तो बॉन्ड भी चेक होना चाहिए, शेयर के बाद बॉन्ड, तो हम टाउ बॉन्ड डेवलप जो है व्यू बाय
पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर अबाउट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लीवर आर्म, वो टाउ बॉन्ड परमिसिबल से कम होना चाहिए, वो चेक लगा दिया। फिर अब उसके बाद जो हमने पढ़ा सर डेवलपमेंट लेंथ का चेक, वो भी लगा दिया। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है 0.87 F/4 टाउ बॉन्ड परमिसिबल के अकॉर्डिंग चेक करनी होती है, करेक्ट। एंड इसके बाद सिंपली सपोर्टेड के लिए हमारे कोड ने मैंने आपको बताया था M1/V + L0 का कंसेप्ट बताया फॉर सिंपली सपोर्टेड। और अगर कंप्रेस्ड हो, कन्फाइंड हो, कंप्रेस्ड बोल रहा हूँ सॉरी, कन्फाइंड हो तो 1.3 M1/V + L0 होता है। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ये मैं जब स्लैब पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैराथन है, आपको इसमें भागना है तो आप जब भाग रहे हो ना, बस इसमें भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, इतने स्टेप्स हैं, एक स्टेप भी भूल गए तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो ये बेसिक पार्ट है कैसे वन वे स्लैब को डिज़ाइन किया जाए। आगे वन वे स्लैब के डिज़ाइन का एक क्वेश्चन है, तो मैंने दो तरह के क्वेश्चन आपके लिए वन वे स्लैब के तैयार किए हुए हैं, एक है सिंपली सपोर्टेड और एक है कंटिन्यूस बीम का, ताकि आपको एकदम मतलब सारे कंसेप्ट जो हैं वो एकदम अच्छे से प्रॉपरली समझ में आ जाए। ये इतने बड़े क्वेश्चन है कि अपने आप में ही आधा घंटा कंज्यूम करेंगे दोनों, आधा आधा घंटा। तो पहले ये थ्योरी का पार्ट हो गया वन वे का। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें हम सिर्फ इस क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो बिफोर आई लीव, आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यार इस चैनल को स्प्रेड करो, आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज। अपने दोस्तों को बताओ, अच्छे से शेयर करो यार, अच्छा लगेगा जितने लोग ज़्यादा ये पहुंच पाए। इसका मेन पर्पज़ हमारा चैनल का यही है कि हम लोग इसे जो बच्चे हैं नहीं अफोर्ड कर पाते कई बार कोचिंग, और कई बार टाइम अलाउ नहीं करता है, कई लोग जॉब्स में होते हैं, पढ़ना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, उन सब तक पहुँचे। शेयर इट। बाय बाय।